है आप सभी का एक बार फिर से एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर में। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो कि एनिमल हस्बेंड्री का है और टॉपिक का नाम है आपका एनिमल जजिंग। इसको हिंदी में पशु निर्णायन कहते हैं। अब पशु निर्णायन होता क्या है, ये जरूरी क्यों है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है और क्वेश्चन पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जजिंग मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को देखकर, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट हो गया, किसी जानवर को या इंसान, किसी को भी, ठीक है, एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आपको देख के क्या करना, अपना ओपिनियन देना, राय देना। और ये राय कैसे दिया जाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके कि देखिए जैसे बोलते हैं ना कि ये पेड़ लंबा है, ये पेड़ चौड़ा है, ये इंसान बोलते हैं कि ये इंसान मोटा है, ये इंसान पतला है, कैसे पता लगाते हैं, उनकी कंडीशंस को देख के, ठीक है। या बोलते हैं ना कि देखिए इसको देख के लगता है कि ये 20 साल का है, 25 साल का है, तो ये कैसे हम जज करते हैं, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, उसके बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो यही एनिमल के केस में भी होता है, ठीक है। एनिमल के केस में क्या होता है कि पशुओं की शरीर संरचना देख के अगर पशु छोटा होगा तो उसकी उम्र कम होगी, उसके थन के आकार या अयन के आकार को देख के हम ये पता लगाते हैं कि उसका दूध उत्पादन कितना हो सकता है, कितना नहीं। उसके दांतों को देख के उसकी उम्र का पता लगाया जाता है, ठीक है। रिंग जो छल्ले रहते हैं सिंग में, उसको देख के उसकी उम्र का पता लगाया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, जजिंग कहलाती है। जजिंग मतलब एक सिंपल डेफिनेशन क्या है कि आप किसी चीज को देखकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके अपनी राय देना कि वो जो पर्टिकुलर आपका ऑब्जेक्ट है वो कैसा है। अब बात आती है कि एनिमल जजिंग जरूरी क्यों है। तो जरूरी यह है कि जब व्यावसायिक स्तर पर पशुओं को खरीदा या बेचा जाता है या उनका उपयोग किया जाता है, तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी रहता है कि क्या वो पशु श्रेष्ठ है, उचित नस्ल का है, उसके कैरेक्टर्स, उसके लक्षण कैसे हैं। और ये चीज के लिए हम क्या करते हैं, एनिमल जजिंग। अब ऐसा तो है ना कि आप, ऐसा तो नहीं है कि आप डेयरी फार्म खोले हैं और किसी भी जानवर को उठा के ले आएंगे। आप सबसे पहले उसको ये देखेंगे कि उसके लक्षण कैसे हैं, उसके शरीर की संरचना कैसी है, या अगर आप कृषि कार्य के लिए ले रहे हैं तो उसके टांगों की संरचना कैसी, क्या वो कार्य करने में सक्षम है। तो एनिमल के केस में ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि गाय और भैंस में जो जजिंग किया जाता है वो उनके दूध उत्पादन को लेके और उनके उम्र के आधार पर, जबकि भेड़ और बकरियों में उनके ऊन और मांस उत्पादन के लिए जजिंग किया जाता है। अब जजिंग करने के लिए कुछ मेथड्स होंगे, कुछ तरीके होंगे, ठीक है। तो जनरली जजिंग के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं और ये पेपर में पूछा भी जाता है। सबसे पहला है कि पशुओं के शरीर तथा उम्र के आधार पर, क्या रहता है, पशुओं के शरीर और उम्र के आधार पर जजिंग की जाती है। मतलब जो बॉडी स्ट्रक्चर है या जो फिजिकल कंडीशन ऑफ एनिमल एंड एज ऑफ एनिमल, इसके द्वारा जजिंग किया जाता है। इसके द्वारा लक्षणों का पता लगाया जाता है, उनके उम्र का पता लगाया जाता है। और जो दूसरा है उसको बोलते हैं गुणांकन पत्र विधि बोला जाता है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में स्कोर कार्ड मेथड बोला जाता है, ठीक है। 2 मेथड्स हैं आपका एनिमल जजिंग का। पहला मेथड क्या है, पशुओं के शरीर तथा उम्र के आधार पर उनकी जजिंग करना या उम्र का पता लगाना। और दूसरा क्या है, गुणांकन पत्रक बोला जाता है, पत्र नहीं, गुणांकन पत्रक विधि, स्कोर कार्ड मेथड कहा जाता है इसको, ठीक है। तो अब अगर पेपर में एक सवाल आया था कि एनिमल जजिंग की सबसे बेहतरीन विधि कौन सी, अब यहां पे ना थोड़ा सा डाउट होता है स्टूडेंट्स को, थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाते हैं 2 ऑप्शन में। पहला ऑप्शन रहता है आपका दंतसूत्र, ठीक है, डेंटल फॉर्मूला, और दूसरा रहता है गुणांकन पत्रन विधि, ठीक है। ये 2 मेथड रहते हैं। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको पूछा जा रहा है कि पशुओं की उम्र ज्ञात करने की सबसे बेस्ट मेथड क्या है, ठीक है, तो फिर से ध्यान से सुनेंगे कि पशुओं की उम्र ज्ञात करने की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, तो कौन सी है, दंतसूत्र। डेंटल फॉर्मूला इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर मेजरिंग द एज ऑफ पर्टिकुलर एनिमल, ठीक है, पशु की उम्र की। अगर आपको बोल रहा है कि एनिमल जजिंग या पशु निर्णायन की सबसे अच्छी विधि क्या है, या फिर आपका सवाल यह आया था कि व्यवसायिक स्तर पर पशुओं को खरीदने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है, पता लगाने के लिए उनकी कैरेक्टर्स को, तो याद रखेंगे वो क्या है आपका गुणांकन पत्रक विधि, स्कोर कार्ड मेथड। ये सबसे बेस्ट मेथड है आपके पशु को खरीदने से पहले। या आप अगर किसी ऐसे जो होता है ना आपका कृषि के लिए जो मेले लगते हैं, ठीक है, तो उन मेलों में भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग पशुओं को रखा जाता है और पशुओं के सामने एक मेन्यू टाइप रहता है, मेन्यू तो नहीं बोलेंगे इसको, डिटेल्स कहते हैं कि ये पशु यहाँ की है, इसका क्रॉस यहाँ से हुआ था, इसका दूध उत्पादन इतना है, इसके इतने बच्चे हैं, इतनी संतति है, ठीक है। इसके फिर नेक्स्ट में वहां पे एक तो स्कोर कार्ड रहता है कि इसके आयन को इतना नंबर दिया गया, इसके बॉडी को इतना नंबर दिया गया, इसके सर को। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, गुणांकन पत्र। और ये किस लिए फेमस है, आपके पशुओं के व्यवसायिक स्तर पर उनके आदान प्रदान के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड, ये एनिमल जजिंग की सबसे बेस्ट मेथड क्या है, गुणांकन पत्रक। अगर गुणांकन पत्रक आपको नहीं दिया
तो आप किसको करेंगे, डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, किसको करेंगे, डेंटल फॉर्मूला। अब मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन आया कि पशुओं के उम्र निर्धारण के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है। ठीक है, उम्र निर्धारण के लिए ना, ध्यान समझेंगे, किसके लिए, उम्र के निर्धारण के लिए। और अगर आपको वहां ऑप्शन में डेंटल फॉर्मूला और गुणांकन पत्र दोनों विधि दिया है तो आपको डेंटल फॉर्मूला, क्योंकि गुणांकन पत्रक विधि से, गुणांकन पत्रक विधि जो है ना, जो स्कोर कार्ड मेथड, उससे आप एनिमल के एज का पता नहीं लगा सकते। ठीक है, गुणांकन पत्रक विधि से उसकी शारीरिक संरचना को देखकर नंबर दिए जाते हैं कि इसका अयन को इतना नंबर दिया जाएगा, इसके टांगों को इतना नंबर दिया जाएगा, अग्र टांग, पिछले टांग, शारीरिक संरचना, इसके आधार पर किया जाता है। तो एज के लिए सबसे बेस्ट मेथड डेंटल फॉर्मूला, एनिमल जजिंग के लिए अच्छा मेथड गुणांकन पत्रक विधि। और अगर व्यवसायिक स्तर पर आपको पूछा जा रहा है कि व्यवसाय के लिए जो गाय और भैंस के लिए एनिमल जजिंग की बेस्ट मेथड तो गुणांकन पत्रक। ठीक है, यहां तक आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जो आपका पहला मेथड है, विधि जो है पशुओं के शरीर एवं उम्र के आधार पे, इस विधि के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, पशुओं के शरीर और उम्र के लिए, उम्र के पता लगाने के लिए ना बहुत अच्छी मेथड है कि देखिए, पहला क्या रहता है, आप आंख से देख लेते हैं कि हाँ यार ये पशु थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, मतलब इसका एज ज्यादा होगा, लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकालते। क्या है, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकालते, ये सेटिस्फाइड नहीं होते। ये हम क्या करते हैं, एक प्रकार से अनुमान लगाते हैं कि मे भी इतना हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रॉपर मेथड्स हैं वो आपके पशुओं के शरीर और उम्र के लिए 4 मेथड्स रहते हैं। सबसे पहला है फार्म रिकॉर्ड। क्या है, फार्म रिकॉर्ड। सेकंड है आपका फिजिकल एंड बॉडी शेप। ठीक है, फिजिकल और बॉडी शेप का मतलब होता है पशु की भौतिक दशा तथा पशु की शारीरिक संरचना। थर्ड मेथड रहता है आपका रिंग ऑन हॉर्न्स, मतलब जो आपके सिंग रहते हैं, सिंग में छल्लों की संख्या के आधार पर। और जो लास्ट मेथड है वो है डेंटल फॉर्मूला, मतलब पशुओं के शरीर में जो आपका दांत रहता है ना, दांत को गिन के उम्र का पता लगाया जाएगा। अब इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ मेथड कौन सा है, डेंटल फॉर्मूला। सबसे अच्छी विधि है, इसमें आपको पशुओं की उम्र का ना बहुत अच्छा निर्धारण होता है। ठीक है, और इसको अच्छी विधि मानी जाती है और प्रचलित विधि, इसी का यूज किया जाता है। अब एक एक को जानेंगे। सबसे पहला है फार्म रिकॉर्ड मेथड। तो देखिए, फार्म रिकॉर्ड में क्या रहता है, जैसे इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा एग्जांपल में बता देता हूं। जैसे होता है ना कि हमारे घर में कहीं बच्चा पैदा होता है तो हम क्या करते हैं कि जो आपका हॉस्पिटल रहता है वो हॉस्पिटल से डेट, टाइम, प्लेस, ये सारी चीजों का रिकॉर्ड रखता है कि हाँ ये जो आपका चाइल्ड हुआ है ये आपको 2 तारीख को हुआ या 3 तारीख को हुआ, सुबह 10 बजे इस जगह पे हुआ है। तो ये जो विधि रहती है पशुओं के केस में भी रहती है कि अगर किसी फार्म में, ठीक है, किसी फार्म में जो रहता है आपका कोई पशु है, तो वहां से जो बछड़े निकलते हैं उनकी पूरी रिकॉर्ड्स कहाँ रहती है, आपके रिकॉर्ड बुक में। और उस रिकॉर्ड बुक को देख के हम क्या करते हैं, उम्र का पता लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ उसके लक्षणों को भी लिख देते हैं कि इतने तारीख को हुआ था, इसकी माँ ये है, इसका इतने से क्रॉस हुआ है। ये सारी चीजों का जो रिकॉर्ड रहता है वो फार्म रिकॉर्ड में रहता है। अब आप बोलेंगे कि फार्म रिकॉर्ड तो कितनी अच्छी एक्यूरेट वैल्यू देगी, सारी चीजों तो रिकॉर्ड है उसमें। ठीक है, तो इसको सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि मानना चाहिए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हर जो जानवर रहता है उसका रिकॉर्ड किया जा सके? अब देखिए, नॉर्मल जो गांव में रहते हैं, ठीक है, जो गांव में रहते हैं, जो शहरों में फार्म में जो नॉर्मल अपना यूज करते हैं, वहां पे आप फार्म रिकॉर्ड नहीं बना सकते ना, वहां पे आप फार्म रिकॉर्ड नहीं बना सकते, हर पशुओं का रिकॉर्ड नहीं बना सकते हैं। इसलिए ये विधि बहुत अच्छी तो है, ठीक है, एक्यूरेट डाटा तो आपको देगी, पर ये हर जगह अप्लाई नहीं हो सकती। इसलिए ये मेथड अच्छी है पर सर्वश्रेष्ठ या फिर प्रचलित नहीं बोल सकते, इसको हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड है आपका फिजिकल एंड बॉडी शेप, मतलब पशुओं की भौतिक दशा एवं उनकी जो शारीरिक संरचना है उसको देखकर पता लगाते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। पहले ये रहता है कि जो नए पशु रहते हैं या जो बछड़े रहते हैं उनकी संरचना जो रहती है, उनकी आंख चमकदार रहते हैं, बॉडी जो रहता है क्या है, नाखून अच्छे रहते हैं, सींग अच्छे रहते हैं, ठीक है, खुर अच्छे रहते हैं। जैसे जैसे पशु की उम्र बढ़ती जाती है खुर घिसने लगते हैं, ठीक है, आपके जो नाखून है वो घिसने लगते हैं, ठीक है, आंखों की चमक जाने लगती है, जो बॉडी में बाल है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ठीक है, बचपन में पशु में बहुत ज्यादा बाल रहता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो बाल क्या है धीरे धीरे गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। उसके बाद पशु की शरीर जो है वो ढीली होने लगती है। ठीक है, जो आपके नए पशु रहते हैं उनकी शरीर जो रहती है टाइट रहती है, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा रहता है, वेल शेप्ड रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पशु की संरचना भी जो है क्या है ढीली पड़ती जाती है। तो ये आपका सेकंड मेथड है फिजिकल एंड बॉडी शेप।
थर्ड मेथड जो है रिंग ऑन हॉर्न्स, ये बहुत अच्छी मेथड मानी जाती है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी है। इसमें भी आप पशु के जो उम्र का है निर्धारण बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस मेथड के लिए एक फॉर्मूला रहता है जिसको आप रिंग हॉर्न फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्या है आपका रिंग हॉर्न फॉर्मूला, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या रहता है आपका, A इज इक्वल्स टू R+2। अब यही फॉर्मूला में ना आपको पता चलेगा कि ये विधि बहुत अच्छी तो है, पर उसके बावजूद भी इसका उपयोग थोड़ा सा कम क्यों किया जाता है, इसके उपयोग से थोड़ा सा दिक्कत क्यों आने लगता है। तो सबसे पहला मेथड है A इज इक्वल्स टू होता है एज। A का मतलब क्या है आपका एज, R का मतलब है रिंग, मतलब जितने भी आपको छल्ले दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5। अब ये +2 क्या है, तो +2 ये है कि पशुओं में जो सबसे पहला छल्ला बनता है वो 2 वर्ष के बाद बनता है, ठीक है। 2 वर्षों तक पशुओं के सिंग में कोई छल्ले नहीं बनते, इसीलिए ये विधि क्या है, जो आपके नए बछड़े हैं उनकी उम्र निर्धारण करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत करता है। देखिए 2 वर्ष तक आपके जो सिंग है उसमें छल्ले ही नहीं बनेंगे, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये बछड़ा 1 साल का है कि 2 साल का है कि 3 साल का है, ठीक है। अब 3 साल में तो चलिए फिर भी एक रिंग बन जाएगा, बट जो पहला रिंग बनता है ना वो उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं रहता है। जो रिंग रहता है ना उसको पहचानने के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस आदमी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड डिसएडवांटेज इसका ये है कि मान लेते हैं डिहॉर्निंग की प्रोसेस होती है, आपको पता होगा गाय में डिहॉर्निंग की जाती है, सिंग को काट दिया जाता है सिंग रोधन। इसके भी बहुत सारे रीजन रहते हैं कि वो चोट ना पहुंचाए, ठीक है, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, किसी को मार मत दे या दीवार से ना टकरा जाए, इसलिए डिहॉर्निंग कर दिया जाता है। अब अगर आपके शरीर में जो सिंग है उसमें जो पशु के सर है उसमें सिंग ही नहीं पाया जाएगा, तो आप इस मेथड को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। रिंग हॉर्न मेथड को आप अप्लाई कर ही नहीं सकते, इसलिए ये इसके थोड़े से माइनर डिसएडवांटेज है। बट एडवांटेज ये है कि जैसे ही रिंग बनना शुरू होता है, जो तीसरा साल रहता है ना वहां पहला रिंग आने लगता है, उसके बाद पशु की उम्र का कैलकुलेशन आसान हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि पशु के अब इसका ये भी पूछा जाता है ना, आपको एक साल न्यूमेरिकल पूछा था कि यदि पशु के शरीर में जो सिंग पाया जाता है, सिंग में अगर 5 छल्ले हो तो पशु की उम्र कितनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर में। तो नंबर ऑफ रिंग्स कितने हैं, 5 है टोटल, यहां 2 ऐड हो जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 7। तो अगर पशु की उम्र कितनी हो जाएगी आपकी 7, तो 7 वर्ष। अब इसका क्वेश्चन उल्टा कर दीजिए ना, उल्टा क्वेश्चन भी आया है कि यदि पशु की उम्र 9 वर्ष है, एज कितना है 9 वर्ष है, तो उसमें छल्लों की संख्या कितनी होगी, वैल्यू को पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है 9, आर आपको पता करना है +2, तो +2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू आर, तो आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7। मतलब पशु के सिंग में कितने छल्ले बनेंगे, 7 छल्ले बनेंगे। तो दोनों तरीके से आप पशु की आयु के ज्ञात कर सकते हैं, अगर आपको आयु पूछ रहा है तो आयु ज्ञात हो जाएगा, और छल्ले पूछ रहे हैं तो छल्ले। तो फॉर्मूला आपको यही याद रखना है, A इज इक्वल्स टू R+2, जहां A इज इक्वल्स टू एज, R इज इक्वल्स टू रिंग +2, मतलब दूसरे साल तक कोई छल्ले नहीं आएंगे, तीसरे साल में आएंगे। इसीलिए ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि पशु, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी पशु में, ठीक है, जो पहला छल्ला निकलता है उस वर्ष उम्र क्या रहती है, ठीक है, या पशु के शरीर में पहला छल्ला किस उम्र में निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पशु के शरीर में पहला छल्ला कब निकलेगा, 3 वर्ष की आयु। क्वेश्चन बन गए, कितना इजी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना इजी है, आपको बस समझना है। जैसे जैसे आप समझते जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। अब रिंग मेथड में आपने एज का कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है, रिंग मेथड भी आपका हो गया। जो लास्ट मेथड है आपका डेंटल फॉर्मूला, ठीक है, जो फोर्थ मेथड है आपका क्या है, डेंटल फॉर्मूला। इसमें क्या करते हैं, पशुओं के दांत को देख के और गिन के उनकी उम्र का पता लगाते हैं, ठीक है। कि जैसे हम बोलते हैं ना कि देख क्या बोलते हैं कि इंसान में 32 दांत होते हैं, पर ऐसा थोड़े कि पैदा होते टाइम में 32 दांत हो जाते हैं, नहीं, पहले कम होंगे, पहले छोटे छोटे 2 दांत निकलते हैं, फिर 3 दांत, 4 दांत, 5 दांत ऐसे होते होते ऊपरी जबड़े और निचली जो निचली जबड़े रहते हैं, जो जॉज रहते हैं, अपर जॉज और लोअर जॉज, वहां पे दांत की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसी आधार पे उम्र का पता लगाते हैं कि पहला दांत निकला तो उम्र क्या हो सकती है, दूसरा दांत निकला तो उम्र क्या हो सकती है, ऐसे करके उम्र का कैलकुलेशन किया जाता है। अब आपको पता होगा कि दांत भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक बोलता है ना दुधिया दांत, जिसको हिंदी में या जो साइंटिफिक लैंग्वेज में आपका क्या बोलते हैं, अस्थायी दांत, टेम्पररी टीथ्स। ये क्या है, आते हैं कुछ वक्त के लिए रहते हैं, या तो टूट जाते हैं या तो घिस जाते हैं, उसके बाद आता है आपका परमानेंट टीथ, जिसको हिंदी में स्थायी दांत कहा जाता है।
ठीक है, तो दो आपके हैं, पहला क्या है आपका टेम्पररी और दूसरा क्या है आपका परमानेंट। ठीक है, पहला क्या है आपका टेम्पररी टीथ और दूसरा क्या है आपका परमानेंट टीथ। इसको हिंदी में बोला जाता है आपका अस्थायी और इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, स्थायी बोला जाएगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के दांत आते हैं आपके पशुओं में, तो इनके आधार पे आप क्या करते हैं, उम्र का पता लगाते हैं। अब दांत भी जो रहते हैं ना वो अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे बोलते हैं ना किसी का उपयोग अपन तोड़ने के लिए करते हैं, किसी को अपन फाड़ने के लिए करते हैं, किसी को चबाने के लिए करते हैं, ग्राइंड करने के लिए। तो इसीलिए जो दांत भी रहते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, 4। पहला होता है आपका इंसीजर, फिर होता है कैनाइन, फिर होता है प्रीमोलार्स और लास्ट में होता है मोलार्स। पहला क्या है, इंसीजर्स। ठीक है, जिसको आपकी हिंदी में कृंतन दांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृंतन। दूसरा क्या है आपका कैनाइन्स, जिसको कील दांत कहा जाता है। फिर आपका प्रीमोलार्स, जिसको बोला जाता है अग्र दांड, और लास्ट है आपका मोलार्स, जिसको दांड कहा जाता है। ठीक है, दांड दाढ़ दांड ऐसा दांड रहता है। ठीक है, दांड रहता है। तो कितने टाइप के आपके दांत हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार्स, मोलार्स। इनकी संख्या के आधार पर ही हम क्या करते हैं, पशुओं की उम्र का पता लगाते हैं। तो डेंटल फॉर्मूला को लिखने का होता है I प्लस सी प्लस पी प्लस एम। ठीक है, यहाँ पे पीएम मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि चलिए ठीक है लिख देता हूं, आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। पीएम प्लस एम, फिर नीचे में रहता है I प्लस सी प्लस पीएम प्लस एम। अब ये ऊपर नीचे क्यों लिखाया जा रहा है, ये भी बात आता है। तो बात इसलिए ऊपर नीचे लिखा जाता है क्योंकि ऊपरी जबड़े और निचली जबड़े क्या रहता है, ऊपरी जबड़े और निचली जबड़े। ऊपर वाला जो आपका लिखाया गया है ये अपर जॉ के लिए है और जो नीचे लिखा गया है क्या है आपके लोअर जॉ के लिए। अब जो पशुओं में इसका फॉर्मूला रहता है वो रहता है 0 प्लस 0, ठीक है, फिर 0 प्लस 0, फिर 3 प्लस 3, फिर 0 प्लस 0। अब आप बोलेंगे कि प्लस क्या है, ठीक है भाई इंसीजर्स है तो आप इसको एक बार में क्यों नहीं लिखे, तो इंसीजर्स भी जोड़े में निकलते हैं। अगर इधर एक दांत निकला है तो बगल में एक और दांत निकलेगा। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि दांत की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की रहती है ना, बहुत अच्छी इसका डायग्राम नहीं है, ये रहता है। अगर इधर एक दांत निकला है तो इधर भी एक दांत निकलेगा, तो इसको जोड़े में लिखा जाता है। अगर जोड़े में लिख रहे हैं तो 1 पेयर लिखेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों को आप प्लस प्लस नहीं करना चाहते हैं तो 1 पेयर में लिख सकते हैं, और अगर अलग अलग आप प्लस में लिखना चाहते हैं तो इधर एक आएगा और इधर एक आएगा, तो 1 प्लस 1 ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो जो अस्थायी दांत में ऊपरी जबड़े में पशुओं के टोटल दांत कितने निकलते हैं, 6। टोटल दांत कितने निकलते हैं, 6। इसमें आपके पशुओं में इंसीजर नहीं पाया जाता है, कैनाइन्स नहीं पाया जाता है और मोलार्स नहीं पाए जाते अस्थायी दांतों में ना। ठीक है, अब बात करते हैं स्थायी दांत, सॉरी अस्थायी दांतों के निचले जबड़े की। तो 4 प्लस 4, फिर 0 प्लस 0, फिर 3 प्लस 3, फिर 0 प्लस 0। ठीक है, समझ आ गया। मतलब क्या है आपका यहाँ पे क्या चेंज हो गया है, आपका जो इंसीजर्स ऊपरी जबड़े में तो नहीं पाए जाते पर निचली जबड़े में पाए जाते हैं। कितनी की संख्या में, 4 लेफ्ट साइड में, 4 राइट साइड में। फिर आपका कैनाइन्स पाया ही नहीं जाता है। फिर आपका जो प्री मोलार्स है वो फिर 3 प्लस 3 के पेयर में पाए जाएंगे, और लास्ट में जो आपका मोलार्स है वो फिर नहीं पाए जाएंगे। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो अस्थायी दांत निकलते हैं उनमें ऊपरी जबड़ों में इंसीजर्स, कैनाइन और प्री मोलार्स नहीं, सॉरी मोलार्स नहीं निकलते हैं। ठीक है, क्या इंसीजर, कैनाइन और मोलार्स नहीं निकलते हैं, सिर्फ प्री मोलार्स निकलता है, वो भी कितने की संख्या में, 6 में। जबकि निचली जबड़े में आपके इंसीजर्स 4 प्लस 4 में, कैनाइन बिल्कुल नहीं पाया जाता, जो प्री मोलार्स है वो 3 प्लस 3 में, और जो मोलार्स है वो 0 प्लस 0 में रहते हैं। तो टोटल अगर आप करेंगे नीचे कितना हो गया, 4 और 4 8, और 3 और 3 6, और ये टोटल कितना हो जाएगा 14। तो ऊपर कितने दांत हैं, 6, नीचे कितने दांत हैं, 14। तो टोटल कितने दांत निकले, 20। ये आपका क्वेश्चन पेपर में आया है कि अस्थायी पशुओं में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है आपकी, 20। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पशुओं में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। अगर आपको पूछ रहा है कि इंसीजर्स कितने हैं तो 8, कैनाइन कितने हैं तो 0, प्री मोलार्स कितने हैं तो 3 और 3 6, 6 3 9, 9 3 12, तो प्री मोलार्स 12 निकलते हैं। मोलार्स कितने निकलते हैं, 0। अब अगर आपको ये पूछा जा रहा है कि ऊपरी जबड़े में कितने निकल रहे हैं, निचली जबड़े में कितने निकल रहे हैं, तो आप इसको देख के फिर बता सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है किसके लिए, आपके टेम्पररी टीथ के लिए।
अच्छा, अब इसमें ना वक्त भी पूछा जाता है। हमने ये तो पता लगा लिया कि भाई इतने दांत निकलते, लेकिन कब निकलते, उम्र का पता लगा रहे हैं तो जानना जरूरी है ना कि निकलते कब हैं। तो इसके लिए एक चार्ट मैं आपको बताता हूं। जनरली आपके इंसीजर्स से पूछे जाते हैं, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स नहीं पूछे जाते हैं। तो इंसीजर्स का ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंसीजर्स जिसको कृंतन कहा जाता है। इसका एज रहता है, कितने निकल रहे हैं आपके टोटल 4, मतलब 4 + 4 निकल रहे हैं, ठीक है। तो एक लेफ्ट में निकलेगा, एक राइट में निकलेगा, ऐसा ना। तो जो पहला इंसीजर्स निकलेगा, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऐसे लिखते हैं इंसीजर्स की संख्या। अच्छा, फर्स्ट वाले को बोला जाता है सेंटर, मतलब केंद्रीय कृंतन दांत। सेकंड वाले को बोला जाता है मिड सेंटर, ठीक है, मतलब मध्यम कृंतन दांत। थर्ड वाले को बोला जाता है आपका साइड ऑफ सेंटर, मतलब पार्श्वीय कृंतन दांत। और लास्ट वाला रहता है कॉर्नर, मतलब कोणी या किनारे वाले कृंतन दांत। 4 आपके इंसीजर्स निकलेंगे, ठीक है, 1 2 3 4। तो जो सबसे पहला निकलेगा, ठीक है, जो सबसे पहला निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, आपका सेंटर। उसके बाद जो निकलेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, मिड सेंटर, ठीक है। उसके बाद जो निकलेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, साइड ऑफ सेंटर। और उसके बाद जो लास्ट में निकलेगा ये कॉर्नर, ठीक है। ये ऊपर नहीं होगा, ऐसे होगा। अब यही चीज सेम इधर भी फॉलो होगी, ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपका क्या है, 2 पेयर जो हो गए हैं आपके सेंटर के, फिर ये 2 पेयर हो गए हैं आपके मिड सेंटर के, फिर ये 2 पेयर हो गए हैं आपके साइड ऑफ सेंटर के, फिर ये 2 पेयर हो गए आपके कैनाइन्स के, सॉरी कॉर्नर्स के, ठीक है। ये समझ आ गया। अच्छा, आपको ये समझना थोड़े है कि दांत दिखते कैसे हैं। तो आपको पता होगा, देखिए जो आपके इंसीजर्स रहते हैं ना, वो ऐसे रहते हैं। जो आपके सबसे आगे वाला पोर्शन है ना दांत का, जो एकदम ऐसे फैला हुआ रहता है, इसको क्या बोलते हैं, इंसीजर्स। कैनाइन कैसे रहते हैं, हल्का सा एज रहता है ऐसे, देखिए ना आपके दांत में नुकीला जो दांत पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, आपके कैनाइन्स, कील दांत। उसके बाद जो मोलार्स रहते हैं वो ऐसे रहते हैं, जो हल्के से चौड़े रहते हैं, ठीक है। और जो प्रीमोलार्स ना, और जो मोलार्स रहते हैं वो लास्ट में रहते हैं। आप देखेंगे ऐसा लगे कि 2 दांत जुड़ा हुआ है, लेकिन ये 2 दांत नहीं रहता, एक सिंगल ही दांत रहता है जो थोड़ा सा फैला हुआ रहता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, मोलार। ये आपका हो गया इंसीजर, ये हो गया आपका कैनाइन, ये हो गया आपका प्रीमोलार, और ये हो गया आपका मोलार, ठीक है। अब इनके निकलने की उम्र, तो जो पहला आपका क्या बोलते हैं इंसीजर निकलता है, वो जन्म के समय निकल जाता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ। दूसरा जो आपका इंसीजर निकलता है वो निकलता है 1 सप्ताह के बाद, ठीक है। तीसरा जो आपका इंसीजर निकलता है वो आपका रहता है 2 सप्ताह। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा ना, क्यों होगा मैं बता रहा हूं। और जो तीसरा निकलता है वो रहता है 3 सप्ताह। पर ये चीज पहले कॉन्सेप्ट में आई थी, पर इस कॉन्सेप्ट को गलत कर दिया गया। क्या कर दिया गया, गलत कर दिया गया। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या लाया गया है आपका, जो एक्चुअल सही कॉन्सेप्ट है, कि जो पहला आपका इंसीजर निकलेगा वो पहले सप्ताह में निकलेगा। एट अ टाइम ऑफ बर्थ जरूरी नहीं है, पहले सप्ताह में, जो शुरू के 7 दिन रहेंगे ना, वहां पे आपका पहला इंसीजर निकलेगा। दूसरा इंसीजर कब निकलेगा, दूसरे सप्ताह में। तीसरा इंसीजर कब निकलेगा, तीसरे सप्ताह में। और चौथा इंसीजर कब निकलेगा, चौथे सप्ताह में। क्लियर है। तो 4 सप्ताह को मिला के क्या बनता है, 1 महीना। तो हम बोल सकते हैं कि 1 महीने में पशु के शरीर में जो आपके बछड़े हैं, जो उसमें सारे कृंतन दांत आ जाते हैं, ठीक है। कब आ जाते हैं, 1 महीने में पशु के जो दांत रहते हैं उसमें सारे कृंतन दांत आ जाते हैं। और 6 महीने में ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। अब देखिए, दांत अगर निकल रहा है तो ये नहीं कि इतू सा दांत निकला तो आप इसको डेवलप्ड दांत बोलेंगे, ये पूरा बड़ा होके इतना तक आएगा। तो इसको पूरे चारों दांतों को, जो चारे आपके इंसीजर्स हैं, इसको बड़ा होने में कितना वक्त लगता है, 6 महीने। आने में कितना वक्त लगता है, 1 महीने, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस आपके बन गए। अब ये पूछा जाता है कि ये दांत घिसते कब है, ठीक है, कब घिसते हैं, ये भी आपका सवाल है। अब आपका देखिए, जो चारों दांत हैं वो 6 महीने में क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं, ठीक है, डेवलप हो जाते हैं। अब इनके घिसने का भी समय होता है, ठीक है। जब तक पुराने दांत नहीं घिसेंगे, आपके अस्थायी दांत नहीं टूटेंगे, तब तक स्थायी दांत कैसे आएंगे, ठीक है। तो इनके घिसने का समय क्या रहता है, जो पहला जो इंसीजर रहता है वो 10 माह में घिस जाता है या अलग हो जाता है। दूसरा आपका 15 माह में, तीसरा आपका 18 माह में, और जो चौथा रहता है वो 21 से 22 माह में घिस जाता है। तो अगर आप ड्यूरेशन देखेंगे तो 2 साल
अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि अस्थायी दांत कितने वक्त में अलग हो जाते हैं या घिस जाते हैं, तो वक्त कितना है? 2 साल। अगर आपको पर्टिकुलर पूछ रहा है कि पहला इंसीजर तो 10 माह, दूसरा इंसीजर 15 माह, तीसरा इंसीजर 18 माह, चौथा इंसीजर 21 से 22 माह, 21 माह लिया जाता है। लेकिन याद रखेंगे कि दांत के आने और जाने में जो फर्क रहता है ना, वो लगभग 4-6 माह का डिफरेंस हो सकता है। तो आप टाइम कितना याद रखेंगे? 2 साल। 2 साल में आपके अस्थायी दांत खत्म हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कैनाइंस, परमानेंट की। परमानेंट दांत के बारे में भी जानना है। तो परमानेंट में भी ना सेम यही चीज रहता है। ठीक है, परमानेंट में भी I प्लस सी प्लस पीएम प्लस एम ही रहता है। सेम फॉर्मूला यहां भी अप्लाई होगा, बस यहां पे क्या है, दांतों की संख्या में चेंजेस आ जाते हैं। क्या चेंजेस आते हैं, यही चीज तो हमें देखना है। क्या है, क्या चेंजेस आते हैं, यही चीज तो हमें देखना है। तो चेंजेस ये आते हैं कि आपका जो इंसीजर रहता है वो 0+0 ही रहता है यहाँ। ठीक है, आपका जो नीचे का इंसीजर रहता है वो 4+4 रहता है। आपके जो कैनाइंस रहते हैं वो 0+0 और 0+0 ही रहते हैं। जो प्री मोलार्स हैं वो ऊपर 3+3 और नीचे भी 3+3 रहते हैं। अब बात करते हैं मोलार्स की। देखिए मोलार्स वहां पे नहीं आ रहा था, यहाँ पे मोलार्स आ जाते हैं 3+3 और 3+3 के जगह। अब आप टोटल कर लीजिए, ऊपर कितना आया 6 और 6 12, नीचे कितना आया 8। ठीक है, और यहाँ क्या है 6 और 6, तो 8, 6 और 6, 6 दूने 12 और 8 20। टोटल कितने दांत हो गए? 32। ये आपका फिर से अगला क्वेश्चन जो आपका पेपर में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गर्मी बहुत है यार, देखिए गर्मी में भी आपको पढ़ाना पड़ रहा है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो अस्थायी दांत कितने थे आपके? 20 थे। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी थी? 20। अब आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि पशु के शरीर में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बन जाना चाहिए। अब अगर आपको पूछ रहा है कि कितने कितने होते हैं, तो आप ये चार्ट देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज अगर आप ध्यान से देखें ना, स्थायी में आपका कैनाइंस बढ़ रहा है ना, अस्थायी में आपका कैनाइंस बढ़ रहा है। ये आपका अगला सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आया है, बीएचयू में आया था और आईसीआर में भी पूछा गया है, शायद आपके स्टेट बोर्ड में भी आया था कि पशु के शरीर में जो दांत पाए जाते हैं, कौन सा दांत अनुपस्थित रहता है, प्रेजेंट ही नहीं रहता है। तो याद रखेंगे कि पशु में कैनाइन नहीं पाया जाता है, कैनाइन नहीं पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गाय में या बछड़े में जो आपके भैंस है उसमें कैनाइन्स नहीं पाए जाते। अच्छा, कैनाइन नहीं पाए जाते तो क्या पाया जाता है, ये अगला सवाल है आपका। डेंटल पैड। क्या पाया जाता है? डेंटल पैड। कैनाइन की जगह पशु के जो ऊपरी जबड़े रहते हैं ना, ऊपरी जबड़े में ऐसा एक तो डेंटल पैड पाया जाता है। ये डेंटल पैड कठोर होता है, ठीक है, हार्ड होता है। इसलिए देखिए यहाँ पे आपका जो स्थायी दांत है, इसमें भी यहाँ पे ये जो इंसीजर और कैनाइन का पोर्शन है ना, ये खाली है। दांत की स्ट्रक्चर में ऐसा रहता है ना, पहला इंसीजर्स, फिर कैनाइन, फिर प्री मोलार्स, फिर मोलार्स रहते हैं। तो ये जो इंसीजर्स वाला कॉलम है ना और कैनाइन वाला, ये जगह पशु में खाली रहता है। तो उसके जगह क्या पाया जाता है? डेंटल पैड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि पशुओं के ऊपरी जबड़े में क्या पाया जाता है? डेंटल पैड। और ये डेंटल पैड हार्ड होता है, ये खाने को पकड़ने में सक्षम होता है और नीचे के जो जबड़े रहते हैं वो बाकी का काम कर देते हैं। तो ये डेंटल फॉर्मूला था आपका। अब इसमें भी बात आती है कि इंसीजर्स कब आते हैं और कब जाते हैं। ठीक है, इंसीजर्स कब आते हैं कब जाते हैं। तो पहला इंसीजर, दूसरा इंसीजर, तीसरा इंसीजर, चौथा इंसीजर। अब देखिए आपका अस्थायी दांत कब टूटा था? 2 साल में। कब टूटा था? 2 साल में। तो जो पहला इंसीजर आता है वो कब आता है आपके? 2 साल में। दूसरा इंसीजर कब आता है? 3 साल में। तीसरा इंसीजर 4 साल में और चौथा इंसीजर 5 साल में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, फुल माउथ। ठीक है, क्या पूछा गया था? फुल माउथ। क्या होता है फुल माउथ? जब पशु में पूर्ण रूप से दांत आ जाते हैं उसको बोला जाता है फुल माउथ कंडीशन। और ये जो फुल माउथ है ना, ये पशुओं में कब आता है? 5 से 6 साल में आ जाता है। ये आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा है कि पशुओं में पूर्ण दांत किस आयु में आ जाते हैं? तो 5 से 6 साल में आ जाते हैं। पहला कब आता है? दूसरे 2 साल में। दूसरा कब आता है? 3 साल में। तीसरा कब आता है? 4 साल में। और चौथा कब आता है? 5 साल में। अब इनकी डेप्रिसिएशन कब ये घिसने लगते हैं? तो घिसने की आयु पहला जो है वो 6 से 7 साल में घिसना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा 7 से 8 साल में। तीसरा 8 से 9 साल में। और चौथा 9 से 10 साल में। ठीक है, घिसना शुरू हो जाता है। और एक चीज, पशु के शरीर के किस आयु में दांत पूर्ण रूप से खत्म, डेप्रिशिएट हो जाते हैं? तो ये आपका है 12 साल।
किसके लिए है? स्थाई के लिए। अस्थाई के लिए कितना था? 2 साल। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो ये था कुछ डेंटल फॉर्मूला और जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको छोड़ के अगर आपको भैंस का पूछा जा रहा है ना, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। भैंस में जो पहला अस्थाई इंसिजर आता है वो 2.5 साल में, फिर दूसरा कब आएगा? एक मतलब आधा साल आप बढ़ा दीजिए। इसीलिए मैं बोला ना कि 5 से 6 साल में जो आ जाता है ना, इसीलिए कि जो आपके कैटल ग्रुप है, जो गाय और भैंस है, उसमें 5 से 6 साल में पूर्ण दांत आ जाते हैं और 12 साल में जो आपके दांत है वो समाप्त हो जाते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास में हम जो आपका स्कोर कार्ड मेथड है उसको देखेंगे। तो अगर यहां से आपको कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप संपर्क कीजिए, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।